जी नमस्कार, स्पिरिचुअल पाठशाला के इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने में कि हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक एस्ट्रोलॉजी। बेसिक एस्ट्रोलॉजी वैसे तो हम हर जो भी कोर्स निकालती हूँ उसमें बहुत से इंफॉर्मेशन में देती हूँ, लेकिन बहुत से स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैडम कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोर्स निकाले बेसिक की, जिसमें हमको सभी चीज़ों की जानकारी बोल तो मिले। यानी इसमें अब हमने इसलिए मैंने एक कोर्स सिंपल कोर्स निकाला है बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, कि जिसमें हमने एस्ट्रोलॉजी के जो मेन सभी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं कि ये कोर्स करने के बाद आप इसके बाद कोई भी दूसरा, जैसे कि पराशर एस्ट्रोलॉजी का आगे का कोर्स हो, लाल किताब हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, वो आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। यानी कि आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई सा भी कोर्स करना हो तो उसके पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई राशियाँ क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, है ना। तो हम लोगों ने इसमें पूरा जो है कंटेंट मैंने इसमें लिया है कि जिसके कारण आपको जो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक है पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो बाद में जब भी आप कोई सा भी कोर्स अटेंड करते हो तो आपको उससे रिलेटेड फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब हमने इस कोर्स में क्या कवर किया है ये पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, तो आपको और डिटेल में समझेंगे कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं कोर्स में। तो फर्स्ट ऑफ हम इसमें जैसे कुंडली कैसी है ना, कुंडली कैसे बनाते हैं ये मैंने बताया है आपको कि कैसा सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हमको, किसी किसी को कुंडली किसी के पास रहती है, किसी के पास कुंडली नहीं रहती है। तो अब एस्ट्रोलॉजी में है तो कुंडली बहुत ज़रूरी होती है, तो हर एक के पास अपनी कुंडली होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमने बताया है कि आप अपनी कुंडली खुद कैसे बना सकते हैं। फिर इसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट लिया है कि भाई जो 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह कौन से ग्रह है, इसके कौन से कारक तत्व है, क्योंकि ग्रह के बेस पे ही पूरी एस्ट्रोलॉजी है तो हमको ग्रह मालूम होना चाहिए। सिर्फ इसमें हमने नाम नहीं बताए हैं, इसमें हर एक ग्रह की क्वालिटीज क्या है, वो आपको क्या बेनिफिट देता है, वो आपको क्या नुकसान दे सकता है, अच्छा है तो क्या फायदा देगा, खराब है तो क्या फायदा देगा, उसमें कौन सी चीजें आएगी। तो उसमें हमको वो कारक तत्व मालूम होने की वजह से हमको ये पता चल जाता है कि हमको लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सा ग्रह हमारा खराब है या कौन सा ग्रह के हमको पूजा करनी चाहिए, उपाय करना चाहिए, दान करना चाहिए, मंत्र करना चाहिए, है ना। अगर हमको मालूम नहीं होगा कि हमारी ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम दूसरे ही प्लानिट का अगर मंत्र जाप कर रहे हो, दूसरे ही प्लैनेट का अगर जाप कर रहे हो, दूसरे ही प्लैनेट का आपने दान कर दिया तो जो अच्छा प्लैनेट है वो खराब हो जाएगा। इसलिए आपको इसमें मैंने डिटेल में 9 के 9 ग्रह के बारे में बताया है कि कौन सा प्लैनेट आपको लाइफ में कौन से कारक तत्वों को डिनोट करता है, कि जिसकी वजह से हमको इजीली समझ में आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी में कि भाई कौन सा प्लैनेट आपको क्या देगा, या अच्छा होगा तो खराब होगा तो आपसे क्या ले सकता है। ठीक है, हमने डिटेल में बताया है। इसके बाद हमने 12 राशियां ली है जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। 12 राशियां कौन सी है, क्योंकि पूरे राशियों के बेस पे ही एस्ट्रोलॉजी है। 12 हाउसेस, कुंडली जब बनती है तो 12 हाउसेस होते हैं। ठीक है, तो 12 हाउसेस में 12 नंबर रहते हैं, तो उसमें 12 राशियां रहती है। तो वो राशियां कौन सी है ना, वो हमने लिया है। फिर हमने वो 12 हाउसेस लिए हैं, तो हमने हाउसेस में कौन से कारक तत्व है। हमारी पूरी जिंदगी 12 हाउसेस के इर्द गिर्द घूमती है। आपका कोई सा भी सवाल होगा वो सवाल कहीं ना कहीं उस हाउस से, एक हाउस से रिलेटेड होता है। जैसे कि हम अगर डीमार्ट में जाते हैं तो हमको अगर कोई सा भी फर्नीचर लेना है तो फर्नीचर का सेक्शन अलग है, क्रॉकरी लेना है तो उसका सेक्शन अलग है, अगर हमको खाने पीने की चीज़ें लेनी है तो उसका सेक्शन अलग है। तो वैसे ही हमारी जिंदगी में आप प्रॉब्लम अलग रहती है। शादी का प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, फॉरेन जाने का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, करियर का प्रॉब्लम है। तो हमको कौन सा प्रॉब्लम है या हमारी विश कौन सी है, उस हिसाब से हमको हाउसेस मालूम चाहिए कि हम कौन से हाउसेस का हमारी विश है, या हमारा कौन सा हाउसेस खराब है या कौन सा हाउसेस अच्छा है जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, किसको उपाय हमको करना है। इसके लिए आपको हर एक हाउसेस के कारक तत्व मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने 12 राशियां ली, तो राशियों के हिसाब से भी हमने हर एक राशियों का स्वभाव बताया है ना, कि आपके जो भी, जैसे मैंने डिटेल में बताया, तो अभी आपको किसी को नए होंगे तो नहीं समझेगा। तो हमारा जो लगन रहता है, तो लगन में जो राशि पड़ती है तो बहुत सा उस राशि के हिसाब से आपका बिहेवियर रहता है। आप देखो है ना कि कोई इंसान बहुत इमोशनल रहता है, कोई इंसान बहुत एक्टिव रहता है, कोई इंसान बहुत रिजिड रहता है कि भाई हट्टी रहता है, जिद्दी रहता है, अपना स्वभाव नहीं बदलता। कोई हम बोलेंगे बहुत चंचल रहता है, चंचल मन का रहता है। तो कोई ऐसा रहता है कि भाई उसको किसी में इंटरेस्ट नहीं रहता। तो क्यों होता है ये, इंसान का बिहेवियर पैटर्न क्यों ऐसा होता है, तो उस
आपके जो लगन में जो राशि पड़ती है ना, उसके हिसाब से उसका वो बिहेवियर पैटर्न रहता है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा बनता है, उसको समाज में अगर मान सम्मान मिल रहा है, उसको कोई सी बीमारी है, ये सब हम उसमें लगन में हुई वाली राशि के हिसाब से हम उसको आप इजीली जज कर सकते हो कि ये बंदा ऐसा ही होगा, वो डेफिनेटली वो बंदा वैसे ही होगा। उसमें थोड़ा बहुत फर्क कब पड़ेगा, जब उसमें एक आधा कोई प्लैनेट बैठ गया है ना, 9 ग्रह में से कोई सा प्लैनेट बैठा हो या दृष्टि बैठी होगी, तो थोड़ा सा उसकी क्वालिटी और ऐड ऑन हो जाएगी, लेकिन राशियों के गुण उसमें आएंगे। इसलिए इसमें हमने 12 की 12 राशियां बताए हैं, वो राशियों के गुण भी बताए हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा सामने वाले का नेचर क्या है ना। सिंपल है, देखो कितना सिंपल है। हम एस्ट्रोलॉजी तो सीख रहे हैं, इसके साथ साथ आप उसका राशियों के कारण उसके नेचर पता कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ग्रह बताए हैं, तो ग्रह के कारण वो ग्रह की जो क्वालिटी होंगी, तो वो क्वालिटी भी वो इंसान में रहेगी। तो ये सब चीज़ें हमने डिटेल में बेसिक में कवर किया है। इसके बाद हमने क्या लिया है, तो हमने 12 राशियों के तत्व लिए हैं, है ना। एलिमेंट हम बोलते हैं फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, है ना। ये जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट बेस भी हर एक का तत्व रहता है, तो उस हिसाब से भी वो राशियों को क्वालिटीज चेंज होती है ना। तो ये भी हमने इसमें डिटेल बताया कि कौन से राशियों के कौन से तत्व है, ठीक है। इसके बाद हमने लिए है कि ग्रहों के प्रकार हमने लिए हैं। इसके बाद हमने ग्रहों की डिग्री ली है। बहुत बार हम क्या बोलते हैं कि कोई सा प्लैनेट अच्छा बैठा है ना, जैसे कि मेरा सूर्य उच्च का है या अच्छे घरों में बैठा है, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा, तो वो प्लैनेट की डिग्री हमको देखना पड़ती है कि कौन सी डिग्री का है प्लैनेट आपका, जो अच्छे घरों में बैठा और उसके रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, या अच्छे घरों में खराब घरों में बैठ के ज़्यादा डिग्री का है, तो वो खराब रिजल्ट आप। तो इसके लिए हमको प्लैनेट की डिग्री देखना बहुत जरूरी है। इससे हम प्लैनेट आपके कुंडली में यानी कैसा बैठा है, पावरफुल बैठा है, हम बोलते हैं ना बल है इसमें या बल नहीं है ना। तो ये हमको प्लैनेट किस डिग्री में बैठा है, इससे हमको प्लैनेट के बल पता चलता है, प्लैनेट की पावर पता चलती है, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि हर एक प्लैनेट के जैसे मित्र रहते हैं, शत्रु रहते हैं, है ना। जैसे हमारे फ्रेंड रहते हैं, हमारे शत्रु रहते हैं, तो वैसे ही हर एक प्लैनेट के फ्रेंड प्लैनेट रहते हैं, कुछ प्लैनेट एनिमी प्लैनेट रहते हैं। तो उस हिसाब से फिर वो रिजल्ट देते हैं। यानी अपने मित्र ग्रह के साथ बैठे, मित्र ग्रह के घर में गए, तो हम बोलते हैं कि वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। कि भाई हम हमारे दोस्त के साथ बैठे हैं तो हम एंजॉय करते। तो वैसे ही प्लैनेट अगर उसके मित्र के साथ बैठा होगा, तो वो उसके जो भी कारक तत्व है, उसके जो भी रिजल्ट है, वो अच्छे रिजल्ट देगा। या अपन हमारे अपने फ्रेंड्स के घर में जाते हैं, तो हम कितना अच्छा हमको अच्छा एंजॉय करते। तो वैसे ही अगर कोई प्लैनेट उसके प्लैनेट की फ्रेंड राशि में जाएगा, तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि भी मित्र ग्रह है या उसकी फ्रेंड राशि के घर क्या है, तो ये हमने डिटेल में कवर किया है। तो हम इसमें प्लैनेट के ग्रह जो भी है ना, उसके मित्र भी देखेंगे, उसके शत्रु भी देखेंगे, ठीक है। तो फिर बाद में इसके बाद हम जो है प्लैनेट का कब उच्च का होता है, कब नीच का होता है, यही भी हम देखेंगे ना। कौन से राशि में जाके उच्च का होता है, कौन से राशि में जाके नीच का होता है। जब वो प्लैनेट उच्च का बैठा होता है तो हमको अच्छे रिजल्ट देता है, और नीच का बैठा होता है तो हमको खराब रिजल्ट देता है। तो कब प्लैनेट उच्च का बैठा हुआ हमको नुकसान कर सकता है, या कब प्लैनेट नीच का बैठा हुआ हमको फायदा दे सकता है, ये भी हमने देखा है। जरूरी नहीं है कि हम बोलते हैं कि हमको सभी प्लैनेट उच्च के चाहिए तो हमारी कुंडली अच्छी रिजल्ट देंगी। बहुत बार नीच का प्लैनेट भी हमको कुंडली में बहुत फायदा देता है। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई प्लैनेट उच्च का है या नीच का है, और कब हमको उसके हिसाब से अच्छे या खराब रिजल्ट मिलते हैं। बाद में हम इसी में देखने वाले हैं कि भाई आगे जाके हम इसमें देखेंगे कि भाई राशियां जो है, तो राशियों के टाइप्स है अलग अलग, है ना। जैसे हम फिक्स बोलते हैं, मूवेबल बोलते हैं, ड्वेल है। तो उस हिसाब से राशियां अपने नेचर चेंज करती है। जैसे कि मैंने बोला कि हर एक राशि की खुद की क्वालिटी है, उसके बाद वो राशि के जो क्वालिटी में उसमें फिक्स साइन आता है राशियों का। तो जो फिक्स साइन वाले जो इंसान होते हैं, है ना, जिसकी राशि रहती है फिक्स साइन की, वो हमने बोलते हैं कि वो उनका स्वभाव नहीं बदलता, है ना। मूवेबल है तो वो हम बोल सकते हैं कि उनको हम समझा सकते हैं। ड्वेल है तो उनमें दोनों पर्सनालिटी रहती है। तो ये राशियों के हमने स्वभाव के हिसाब से भी हमने इसमें डिफरेंशिएट बताया कि सामने वाले इंसान के नेचर में कैसा फर्क पड़ सकता है। तो हमने ये राशियों का और यहाँ से अलग क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने देखा है कि कंबस्ट प्लैनेट, अस्त ग्रह, है ना। ग्रह कौन से ग्रह अस्त होते हैं, कौन से ग्रह अस्त नहीं होते हैं। अस्त ग्रह
उसका रिजल्ट क्या होता है ना, वो हमको कितना फायदा देता है, कितना नुकसान करता है, ये भी हमने इसमें देखा है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ग्रह की दृष्टियां देखी है ना, कि कौन से ग्रह की कितनी दृष्टि है, कौन सी दृष्टि फायदेमंद है, कौन सी दृष्टि नुकसानकारक होती है, कौन से ग्रह को कितनी दृष्टियां मिली है, दृष्टियां किसको बोलते हैं, दृष्टियां कैसे काउंट करते हैं, है ना, ये सब हमने इसमें कोर्स में कवर किया है। साथ ही साथ फिर हमने इसमें दशा देखी है, महादशा देखी है, अंतरदशा देखी है। देखो कुंडली में जब भी कोई घटना घटेगी तो उसके लिए दशा बहुत ज़रूरी होती है ना। तो फिर हम बोलेंगे कि कोई सा भी प्लैनेट की दशा कितने सालों की होती है, अंतरदशा कितने सालों की है, प्रत्यंतर दशा कितने सालों की है, ये हमको दशा एक वो प्लैनेट का पीरियड होता है कि अगर हमको फल मिलेगी तो कितने सालों तक मिलेंगे, यानी अगर हमको सूर्य के अच्छे फल मिलेगी तो कितने सालों तक मिलेंगे, शनि के अगर खराब फल मिलेंगे तो कितने सालों तक मिलेंगे, ये हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने इसमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सभी देखा है। इसके बाद हमने देखा कि भाई नक्षत्र देखेगी, नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, 27 नक्षत्र होते हैं, तो कौन से नक्षत्र है, इनके स्वामी कौन से है ना, तो ये सब हमने नक्षत्र का डिवाइडेशन कैसा किया गया है ना। सब लोग नक्षत्र बताते हैं 27 नक्षत्र है, लेकिन कौन से प्लैनेट को कौन सा नक्षत्र दिया है ना, उनका डिवाइडेशन कैसा किया गया है, कितने डिग्री का नक्षत्र होता है, कितने डिग्री की राशियां होती है, कितने डिग्री का चरण होता है, ये हमने इसमें डिटेल में कवर किया है। नक्षत्र के बारे में हमने डिटेल में कवर किया है। फिर इसके बाद हमने देखा है कि भाई कुंडली में कुछ ग्रह हम योग कारक लेके आते हैं, कुछ ग्रह मारक लेके आते हैं। तो हमको पहले मालूम चाहिए कि योग कारक ग्रह यानी ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा कि योग कारक ग्रह कौन सा है या मारक ग्रह कौन सा है। तो एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है योग कारक ग्रह की और मारक ग्रह की, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले इसमें क्लियर किए। उसके बाद आप आपके कुंडली में सर्च कर सकते हो कि भाई योग कारक ग्रह कौन सा है, मारक ग्रह कौन सा है, तो हमको कौन सा ग्रह फायदा देगा और कौन सा ग्रह नुकसान देगा, ये आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा है, इस बाद हमने देखा है मांगलिक योग, है ना। बहुत लोग इसको मांगलिक योग भी बोलते हैं या इसको मांगलिक दोष भी बोलते हैं। तो मांगलिक जो दोष है वो कब लगता है ना, कुंडली में मांगलिक दोष कब लगता है, यह हमने देखा है। फिर इसके बाद कुंडली में ही कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बन के आते हैं कि अपने आप वो मांगलिक दोष भंग भी हो जाता है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, मांगलिक दोष है ऐसा बोल के क्या करते हैं, जो पत्रिका आती है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, इन डिटेल जाके देखो तो कभी कभी कुंडली में मांगलिक जो दोष होता है अपने आप ही भंग हो जाता है, तो वो भी हमने इसमें बताया। उसके साथ ही साथ उसकी रेमेडीज भी हमने बताई है कि भाई ये मांगलिक दोष हम दूर कैसे कर सकते हैं, क्या रेमेडी करना जरूरी है। ठीक है, ये हमने बताया है। बाद में इसके बाद में हमने देखा काल सर्प दोष, है ना। हम बोलते हैं भाई मेरे कुंडली में काल सर्प दोष है तो फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है ना, काम अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो हमने इसमें काल सर्प दोष की कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर की है, इसकी रेमेडीज बताई है। 12 प्रकार के काल सर्पदोष होते हैं, हम तो एक ही प्रकार के काल सर्पदोष को सिर्फ देख के बोलते हैं, लेकिन वो काल सर्पदोष में आपका जो काल सर्पदोष है किस प्रकार के काल सर्पदोष में बैठ रहा है और इसके एग्जैक्ट रेमेडी क्या है, ये हमने उसमें बताई। देखो काल सर्पदोष तो लगा है, लेकिन कौन सा टाइप का लगा है ना। बुखार है तो हम बोलेंगे क्या वजह है, धूप में जाने की वजह से बुखार आया था, या और इसका गिर गया था, चोट लग गई थी उसके कारण आया था। तो पहले डॉक्टर बोलता है ना, जैसे पेट दुख रहा है तो भी काय के लिए, वजन उठाने से पेट दुख रहा है, या फिर कुछ खराब खा लिया था उसके वजह से पेट दुख रहा है, या ठंडी फर्श में बैठा था, ठंडा पानी पिया था, यानी वजह हम देखते हैं। तो उस हिसाब से हम देखते हैं काल सर्पदोष लगा है, लेकिन कौन सा लगा है, फिर उसके बाद उसकी रेमेडी की जाती है। तो वो रेमेडी के थ्रू फिर हमको उसका जो दोष है वो कम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसमें देखा है कि भाई ट्रांजिट, जैसे कि मैंने बोला कि देखो आपके कुंडली में आप जो भी लेके आए हो, प्रॉमिस लेके आए हो, तो हमने पिछले जन्म में जो कर्म के है उस हिसाब से हमारे कॉम्बिनेशंस बन के आए हैं। तो अब वो कॉम्बिनेशन दशा महादशा में तो हम बोलते हैं कि प्लैनेट रिजल्ट देते हैं। इसके साथ साथ कोई सी भी घटना घटेगी कब, है ना, अब घटने वाली तो है, ले पैसा मिलेगा, है ना, शादी होगी, बच्चा होगा, लेकिन कब होगा, है ना। तो इसके लिए हमको ट्रांजिट देखना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांजिट कैसा देखा जाता है, कैसा लगाया जाता है ना। तो वो कौन से प्लैनेट का कितना जो है ट्रांजिट में टाइमिंग रहता है, वो सब हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा है कि भी कुंडली में हमारे जो इष्ट देव है
है ना, हमारे जो भाग्येश है ना, तो हम जब लाइफ में कोई सी भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे इष्ट देव रहते हैं, तो हम उनकी अगर प्रार्थना करते हैं तो कोई सी भी प्रॉब्लम हो वो आपकी सॉल्व होती है, क्योंकि वो हमारी कुंडली में हमारे इष्ट देव होते हैं। तो हमको वो मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ की कोई सी भी प्रॉब्लम अगर आती है और हम इष्ट देव की पूजा करते हैं तो वो काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम हमारा दूर होती है। इसके साथ साथ हमने भाग्येश भी देखा है कि भाई भाग्येश क्या होता है, हमारा जो भाग्य है ना, बोलते किस्मत साथ नहीं दे रही है ना, तो या फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसका फल नहीं मिल रहा, तो ये सब चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि हमको हमारे भाग्येश की पोजीशन देखनी पड़ती है कि कैसा है, बैठा है, कौन है। इसके लिए हमको भाग्येश कौन है ये जानना जरूरी है। फिर वो भाग्येश को हम मजबूत कैसा करेंगे कि हमारी किस्मत हमारे साथ दे। ये हमने आपको कुंडली में बताया कि आपके इष्ट देव कौन है, भाग्येश कौन है, लग्नेश कैसा देखा जाता है कि भाई लग्नेश भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कुंडली में लग्नेश मजबूत हो तो फिर आपकी कुंडली में आपको बहुत एक सपोर्ट हो जाती है, आपकी कुंडली पावरफुल हो जाती है। तो लग्नेश भी हमने बताया कि भाई लग्नेश किसको बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आप जो बोल रहे हैं ये सभी पॉइंट्स आपको बहुत डिटेल में बताए गए, और कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी आप करोगे तो ये सभी पॉइंट उसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि भाई इसमें हमने फिर 9 जो ग्रह है ना, वो 9 ग्रह के कौन से रत्न है ना इम्पोर्टेंट होते हैं, वो रत्न भी हमने इसमें बताया है। इसके बाद हमने बहुत सी चीज़ें हमने इसमें वैसे ली है कि उपाय भी बताए है 9 प्लैनेट के, जो अगर कोई सा प्लैनेट है हमको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसकी रेमेडी क्या करनी चाहिए, उसके मंत्र जब क्या करनी चाहिए, यानी जनरल रेमेडी उसमें मैंने बताई है ना। स्पेसिफिकली रेमेडी तो अलग और कुंडली देख के रहती है कि भाई क्या योग है, कैसा योग है, लेकिन इन जनरल हम अगर हमको समझ रहा है कि मेरा प्लैनेट खराब है तो उसके लिए मैंने आपको रेमेडीज भी बताई है मंत्रों द्वारा कि आप ये प्लैनेट का ये मंत्र कर सकते हैं। तो ऐसा हमने बेसिक कोर्स बनाया है, बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। तो आपको ये कोर्स करने के बाद ये फायदा होता है कि आपको एक तो एस्ट्रोलॉजी पूरी समझ में आ जाती है कि भाई कुंडली किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, ग्रह किसको कहते हैं, 12 राशियां किसको कहते हैं, वो जो सौर मंडल में 360 का चक्कर रहता है तो वो कैसा रहता है, उसका डिवाइडेशन कैसा होता है, फिर महादशा किसको बोलते हैं, फिर उसमें ट्रांजिट किसको बोलते हैं, ये सब हमने इस कोर्स में कवर किया है कि आपको एस्ट्रोलॉजी का पूरा नॉलेज आ जाएगा। इसके बाद तो प्रिडिक्शन करने के लिए फिर आप कोई सा भी केपी कर लो, लाल किताब कर लो, या पराशर को आगे कंटिन्यू करो कि भी शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, ये थोड़ा सा प्रिडिक्शन का पार्ट आता है, लेकिन इसके लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा तो आपको प्रिडिक्शन ही करना नहीं आएगा कि मेरा भाग्येश कौन सा है, मेरा पंचमेश कौन सा है, मेरा लग्नेश को इसको बोलते हैं, दशमेश किसको बोलते हैं, द्वितीयेश किसको बोलते हैं, ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कुंडली रीड कैसे करोगे। ये कोर्स करने के बाद आपको मोस्टली अपने आप ही कुंडली बनाना भी आ जाएगी, कुंडली रीड भी करना आ जाएगी। कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, PDF भी आपको दिया है कि लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। बाद में कोर्स के बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।